हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है फ्रेंड्स रिटॉरिक एंड प्रोसोडी को लेकर। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम रिटॉरिक प्रोसोडी उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम एज से रिलेटेड हैं वो भी इसी में हम डिस्कस करेंगे, या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं या इवन फिगर स्पीच है। तो फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स ये इक्वली आपका टीचिंग को लेके कोई सा भी कंपटीशन हो, आपका डीएसएसबी हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, फ्रेंड्स सब में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये है सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है एन एक्सटेंडेड नैरेटिव which carries a second meaning along with its surface story would be called। देखिए कोई जो डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिसका कोई सरफेस पे मीनिंग कुछ और होता है और बॉटम पे कुछ और मीनिंग होता है, तो ऐसी स्टोरी को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टोरी को देखिए सिंबल, एलिगरी, एक्सपोजिशन, कंसीट। इसमें अगर बात करें चारों ऑप्शन में तो ऐसी जो स्टोरी है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स एलिगरी। क्लियर? और एलिगरी में बड़ा नाम आता है पिलग्रिम प्रोसेस का, पिलग्रिम प्रोग्रेस का, जो बनियन की थी। क्लियर? तो बात समझ में आई फ्रेंड्स एलिगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, कौन सा टर्म ऐसा है अप्लाइड टू ए कैरेक्टर टाइप और प्लॉट पैटर्न और डिस्क्रिप्शन, जो कैरेक्टर टाइप, प्लॉट पैटर्न या डिस्क्रिप्शन को लेकर है, विच रिकर्स फ्रीक्वेंटली इन लिटरेचर, जो अक्सर लिटरेचर में होता है, एंड इज थॉट टू इवोक प्रोफाउंड इमोशंस रिस्पॉन्सेज इन द रीडर बाई इवोकिंग एन इमेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अनकॉन्शियस माइंड। देखिए ये ऐसा टर्म है, लिटरेरी टर्म है, जिसको देख के, जिसको पढ़ के रीडर के मन में अचानक से ही कोई इमोशन, कोई रिस्पॉन्स अचानक से ही उनके मन में उभर आता है। और वो कैसी मेमोरी होती है, वो कैसी इमेज होती है जो कहीं ऑलरेडी उनके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। क्लियर? यानी सिंपल से वे में कहें जो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी इमेज जब हम पढ़ रहे हैं अचानक से ही कोई पुरानी बात हमें याद आ गई, पुरानी इमेज हमारे माइंड में उभर आई, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए मिथ है ऑप्शन, इडिपस कॉम्प्लेक्स है, आर्कीटाइप है और एनाग्नोसिस है। तो फ्रेंड्स सीधा हम यहाँ आंसर की बात करते हैं, क्योंकि एक एक ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करते चलेंगे तो लेक्चर बड़ा लेंदी हो जाएगा और लेंदी के साथ साथ ही शायद आपके लिए बोरिंग भी हो जाए, क्योंकि ये इस तरह के जो डिटेल क्वेश्चन हैं इनकी जब हम नेट की स्टडी कर रहे होते हैं तब हमें एक एक पॉइंट को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करके चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ आंसर की तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स आर्कीटाइप। जो आर्कीटाइप का मतलब होता है फ्रेंड प्राचीन। क्लियर? यानी एक ऐसी इमेज, एक ऐसी बात जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई थी और वो कहाँ है, वो हमारे मन में उभर आई लिटरेचर को पढ़ के। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो उसको हम आर्कीटाइप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स बैरोक, बड़ा अच्छा वर्ड लगता है मुझे बैरोक। और बैरोक क्या कहते हैं? एक ये कह लिए आप, ये जो हाईली डेकोरेटेड जो पीस होता है लिटरेचर का उसको हम बैरोक कहते हैं। अब हिलेरियस एंड सार्केस्टिक लिटरेचर, लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेजेंट लिटरेचर और डल एंड अनएंथुजियास्टिक लिटरेचर, और फ्रेंड्स सीरियस एंड पेडांटिक लिटरेचर। सीरियस पेडांटिक नहीं है, डल एंड एंथुजियास्टिक भी नहीं है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये है लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेजेंट लिटरेचर, और यू कैन से हाईली ऑर्डिनेटेड लिटरेचर। क्लियर फ्रेंड्स? तो लग्जूरियस और एक्स्ट्रावेजेंट लिटरेचर, ये आंसर इसका ओके हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने आंसर नहीं दिए हैं, और आंसर ना देने का पर्पज़ मेरा ये है कि अगर आप इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी होता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी मार्क करके चल सकते हैं। भाई क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, पेन कॉपी लेके बैठे, ये नंबर क्वेश्चन है, मान लिया 4 है, तो आपने अपने आप उसका ऑप्शन लिख लिया,
फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ साथ साथ, वो आपका आंसर भी वहाँ आप मैच कर सकते हैं उससे। तो मुझे लगता है अगर आंसर ना दिए जाए तो डबल बेनिफिट हो जाता है। और आपकी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। आपको लगता है आंसर देने हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर भी नीचे डिस्प्ले कर दूंगा। देखिए बैलस लेटर्स, बैलस लेटर्स क्या होता है फ्रेंड्स, बैलस लेटर्स कहते हैं हम कोई प्रोज में जो लाइटर राइटिंग होती है उसको हम बैलस लेटर्स कहा जाता है। क्लियर। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग नहीं है, ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग नहीं है, चीफ वर्क और मास्टरपीसेस नहीं है, क्या है, लाइटर राइटिंग इन प्रोज। क्लियर फ्रेंड्स, लाइटर से मतलब है हल्के फुल्के अंदाज में जो लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। बेथोस। अब देखिए बेथोस है ये, डेफिनेटली मैंने आपको जो जहाँ फिगर स्पीच कराई थी वहाँ कराया था। और बेथोस क्या होता है फ्रेंड्स, बेथोस होता है मीन्स ये मान लीजिए अब जो क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एंटी क्लाइमेक्स या बेथोस उसको कहा जाता है। तो बेथोस की अगर बात करें तो क्या है, इंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमनप्लेस, कि एक ऐसा इंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट और एग्जाल्टेड टू कॉमन प्लेस तक पहुंचने वाला कोई लिटरेचर, या अनइंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड टू द कॉमन प्लेस। इंटेंशनल होता है या अनइंटेंशनल होता है। अब बात ये, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, देखिए बड़ा क्लोज इसने यहाँ अंतर दे दिया कि जो बेथोस होता है वो इंटेंशनल आता है, कि जब एंटी क्लाइमेक्स की बात हम करते हैं तो क्या वो इंटेंशनल होता है, वो ऑथर जानबूझ के रखता है, या वो सडनली वहाँ आ जाता, अनइंटेंशनल होता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अच्छा इसके बाद आते हैं सडन राइज टू एन एग्जाल्टेड स्टाइल फ्रॉम द कॉमन प्लेस। अब देखिए यहाँ राइज की बात कर रहा है, ऊपर फॉल की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, देखिए राइज तो है नहीं, राइज तो क्लाइमेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तो बात है एंटी क्लाइमेक्स की। तो अब बात यहाँ इन दोनों ऑप्शन में अटक जाती है कि वो इंटेंशनल होता है बेथोस या अनइंटेंशनल होता है। और फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ तो देखिए इसके आंसर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, अगर बेथोस है तो बेथोस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अनइंटेंशनल होता है। बात क्लियर, यानी बेथोस क्या है, बेथोस है अनइंटेंशनल ल्यूडिक्रस डिसेंट, और अगर इंटेंशनल की बात हो रही है तो वो नहीं है। तो इसका आंसर अगर हम फाइनली देखें तो ये आंसर इसका बी वाला हो गया। पता लग गया आपको क्यों हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। इन केस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री द टर्म इज यूज टू डेजिग्नेट एन ingenious and fanciful notion or conception usually expressed through analogy। analogy क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सादृश्यता, and pointing to the striking parallel between two seemingly dissimilar things। आइडेंटिफाई द टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए यहाँ बात कह रहा है कि पैरेलल, पॉइंटिंग अ स्ट्राइकिंग पैरेलल बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग्स, कोई एक सादृश्यता और कैसी चीज़ों के बीच जो दोनों में एक जैसी दिखे, जो डिसिमिलर हैं लेकिन उनमें भी कहीं सादृश्यता दिख रही है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में ये टर्म यूज़ हुआ है, स्पेशली कह दिया मेटाफिजिकल पोएट्री की बात यहाँ कर रहे हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्री की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ जो कंसीट होता है, और कंसीट किसको कहते हैं, कंसीट एक प्रकार का जैसे मेटाफर आप कहते हैं, बस मेटाफर को आप एक मान लीजिए वो कंसीट होता है। क्लियर। तो यानी यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, डिसिमिलर थिंग्स के बीच कोई सिमिलरिटी यहाँ दिखाई देती है, किसमें फ्रेंड्स, कंसीट में। और स्पेशली जो टर्म यूज हुआ है वो किसमें, मेटाफिजिकल पोएट्री में ही यूज हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड आता है डिनाउमेंट इन ड्रामा। डिनाउमेंट क्या है फ्रेंड्स, अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसको जो डिस्कस किया था, वो हमारी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग में भी हमने डिनाउमेंट को डिस्कस किया था, और मीनिंग भी इसका अक्सर पूछा जाता है। तो और यहाँ लिटरेरी टर्म्स में भी ये आ गया। देखिए व्हाट इज मेंट बाय डिनाउमेंट इन ड्रामा। डिनाउमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, डिनाउमेंट तो क्या होता है, देखिए फाइनल अनरावलिंग ऑफ द प्लॉट, जो एंडिंग से पहले
मीन्स जब कोई कॉमेडी और कोई ट्रेजेडी अगर होती है तो जो डिनाउमेंट होता है वो फाइनल अनरेवलिंग होती है प्लॉट की। और किसके केस में ये टर्म यूज़ होता है? ये टर्म यूज़ होता है फ्रेंड्स कॉमेडी के लिए। क्लियर? डिनाउमेंट। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एंटी क्लाइमैक्स, एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस और एंड नहीं। क्या है? फाइनल अनरावलिंग ऑफ द प्लॉट। वो क्या है फ्रेंड्स? वो डिनाउमेंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाई डेक्स एक्स मशीना? और डेक्स एक्स मशीना क्या है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में क्या है, किसी भी ईपिक पोएम में जो सुपर नेचुरल एजेंसी होती है, जो सुपर नेचुरल थिंग्स होती हैं, उनको हम डेक्स एक्स मशीना कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आंसर की अगर बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है फ्रेंड्स? द सुपर नेचुरल एजेंसी इन एन ईपिक पोएम। और कॉन्ट्राइड प्लॉट नहीं है, मेन थीम, सडन अनएक्सपेक्टेड टर्न इन फॉर्च्यून नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज सेजुरा इन पोएट्री? पोएट्री में सेजुरा क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सेजुरा कहते हैं एक पॉज को। और पॉज की अगर बात करें तो वेरी गुड, देखिए चारों ऑप्शन में ही पॉज दिख गया। अ पॉज, अ पॉज, अ पॉज और एनी पॉज इन पोएट्री। अब डेफिनेटली अगर आपने सेजुरा पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं 2 मिनट में। अ पॉज इन ए लाइन ऑफ वर्स डिक्टेटेड बाय द मीटर। लाइन ऑफ वर्स की वर्स लाइन में एक पॉज, जी नहीं। अ पॉज इन द लाइन ऑफ वर्स नॉट डिटेक्टेड बाय द मीटर बट द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज। एक ऐसा पॉज होता है जो मीटर से तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो नेचुरल रिदम होती है लैंग्वेज की, उससे हम उसको समझ पाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन पे, द पॉज आफ्टर एवरी स्टेंजा, हर स्टेंजा के बाद पॉज, इनबिल्ट इनटू द रिदम ऑफ, इनबिल्ट इनटू द रिदम ऑफ लैंग्वेज एंड मीटर। और एनी पॉज इन पोएट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? एक ऐसा पॉज होता है लाइन में जिसको नेचुरल रिदम जो होती है लैंग्वेज की, उसमें तो पकड़ा जाता है वो, उसमें हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर वैसे हम बात करें, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। अ पॉज इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स नॉट डिटेक्टेड बाय मीटर, मीटर से हम इसको नहीं समझ पाते। किसको फ्रेंड्स? सेजुरा को। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ये बी हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डाइथीरम। डाइथीरम इज एन इमोशनल कोरल हिम ऑफ। अब देखिए जो डाइथीरम है ये क्या है, बता दिया इसने। इमोशनल कोरल हिम होते हैं, सॉन्ग होते हैं एक प्रकार के। और ये कह रहा किसके लिए हैं? अपोलो, सैटर्न, डायनोसियस के लिए हैं, किसके लिए हैं? या नन ऑफ द अबव। अब फ्रेंड्स फ्रैंकली कहूँ तो शायद आपने नाम भी ना सुना हो डाइथोरम का। लेकिन डाइथोरम जो होते हैं फ्रेंड्स, जो डायनेसियस है, डायनीसियस बाय साइरेक्यूज। अब ये साइरेक्यूज का राजा था डायनीसियस। तो ये डायनीसियस के ऊपर जो हिम्स हैं वो हैं जिनको हम डाइथीरम कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये क्या है आंसर आपका क्या हो गया? डायनोसियस हो गया यहाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। हु वॉज द पायनियर ऑफ द आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन? डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया दैट होल्ड्स दैट। अब डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया क्या था? क्या था डीकंस्ट्रक्शन? अगर आप कहें तो डीकंस्ट्रक्शन था फ्रेंड्स, नो वर्क ऑफ लिटरेचर whatsoever has been able to express exactly what it wanted to say। कि लिटरेचर का कोई भी वर्क्स ऐसा नहीं होता जो आइडिया ऑथर कहना चाह रहा है वो एग्जैक्टली उस मैसेज को कन्वे कर पाए। क्लियर? और ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है, ये जो विचारधारा है, ये कहलाती है डीकंस्ट्रक्शन। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए इस एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमें क्लियर हो रहे हैं।
पहली बात तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है, तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऐसा आइडिया है कि जिसमें ये विचारधारा है कि नो वर्क ऑफ लिटरेचर व्हाटसोएवर हैज़ बीन एबल टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली व्हाट इट वांटेड टू से, कि कोई भी लिटरेचर का वर्क जो वो कहना चाहता है एग्जैक्टली उसको नहीं कह पाता, एंड दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अब डीकंस्ट्रक्शन तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हु वॉज द पायनियर, पायनियर कौन था इस आइडिया का। और फ्रेंड्स अगर डीकंस्ट्रक्शन की बात हो तो एक नाम निकल के आता है, क्या आता है, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। नॉर्थॉप फायर और फ्राई, नॉर्थॉप फ्राई, डेनियल डिरोंडा, टी.एस. एलियट और जैक्स डेरिडा। अब इनमें तो फ्रेंड्स आपने एक ही नाम सुना होगा अभी, टी.एस. एलियट, बाकी तो शायद ना सुना हो। लेकिन अगर आंसर की अगर बात करें तो फ्रेंड्स आंसर है इसका जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा का नाम लिया जाता है अगर कहीं बात होती है डीकंस्ट्रक्शन की। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आप बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज एन इक्लॉग, इक्लॉग क्या होता है। अब इस इक्लॉग से फ्रेंड्स एक तो आप ईपीलॉग और जो प्रोलॉग था उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बात समझ रहे हैं? ड्रामा में हमने पढ़ा था शेक्सपियर के प्लेज में, कुछ प्लेज में तो प्रोलॉग था, कुछ में क्या था, ईपीलॉग था। लेकिन यहाँ क्या है फ्रेंड्स, इक्लॉग। तो ये जो इक्लॉग है ये क्या होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं आप। पोयम एक्सप्रेसिंग लामेंट और सोरो, लामेंट और सोरो को बताने वाली कोई पोयम। चलिए सेकंड बढ़ जाते हैं, शॉर्ट पेस्टोरल पोयम, एक छोटी, पेस्टोरल कहते हैं देहाती, रिलेटेड टू शेफर्ड्स विद शेफर्ड्स कन्वर्स विद वन अनदर, एक ऐसी पोयम जिसमें एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड से बातचीत करता है, ऐसी पोयम। और थर्ड ऑप्शन है अ शॉर्ट लिरिक डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट ऑफ डीप सोरो लाइक डेथ, कि एक ऐसा लिरिक जो बताता है, किसको बताता है, डीप सोरो को बताता है, मृत्यु के जैसा जो दुख है उसको वो बताता है। और नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर इक्लोग की बात करें तो देखिए इक्लोग क्या होती है, इक्लोग होती है एक पेस्टोरल पोयम और शॉर्ट पेस्टोरल पोयम जिसमें एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड से कन्वर्स करता है, वार्तालाप करता है। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो गया, ये बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एपिस्टल। एपिस्टल क्या होते हैं फ्रेंड्स, एपिस्टल, EPISTLE, एपिस्टल। अब एपिस्टल क्या है, देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस लेवल का यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एपिस्टल क्या होता है फ्रेंड्स, लेटर इन वर्स, स्टोरी इन वर्स, प्ले इन वर्स और एसे इन वर्स। यानी कोई लेटर जब वो छंद में लिखा होता है, पोएम फॉर्म में लिखा होता है, कोई स्टोरी जब पोएम फॉर्म में लिखी होती है, कोई प्ले वर्स में लिखा होता है या कोई ऐसे वर्स में लिखा होता है। तो फ्रेंड्स अगर आंसर की बात करें तो कोई जो लेटर अगर कोई वर्स में लिखा हुआ है तो वो किसका पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एपिस्टल। बात क्लियर? यानी एपिस्टल क्या है, एपिस्टल इज अ लेटर इन वर्स, वर्स में लिखा गया लेटर एपिस्टल कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ 4 टाइप ऑफ कंपोजिशन, 4 प्रकार के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, ऑगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, और चौथा कौन सा होता है फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन है, समेशन है, एक्सपोजिशन है या एक्सटेंशन है। तो फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ एक्सपोजिशन होता है, जो कोई कंपोजिशन होता है, कोई भी राइटिंग जब कंपोज करते हैं तो उसमें 4 प्रकार होते हैं उसके, एक ऑगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन और एक्सपोजिशन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल ऑफ पोएट्री विच फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ एजरा पॉन्ट, एजरा पॉन्ट के लीडरशिप में एक स्कूल पोएट्री का फ्लोरिश हुआ इन सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में। बात क्लियर? यानी 20th सेंचुरी की बात हो रही है तो 1900 से कौन सी सेंचुरी लग जाती है, 20th सेंचुरी लग जाती है।
तो यानी 1920 के आसपास की बात हो रही है। 1920s के आसपास जो स्कूल फ्लोरिश हुआ और उसका लीडर कौन था, वो था फ्रेंड्स एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड के लीडरशिप पे जो स्कूल हुआ उसको क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स? सिंबोलिज्म था, इमेजिज्म था, एक्सप्रेसिनिज्म था और इम्प्रेसिनिज्म था। बताइए, शायद आपने पढ़ा, अगर एजरा पाउंड को पढ़ा है फ्रेंड्स तो ये इनमें से जो ऑप्शन है इसके वो भी पढ़े होंगे। फ्रेंड्स देखिए, बात हम करें तो वो जो स्कूल था जिसकी यहाँ बात हो रही है वो फ्लोरिश हुआ एजरा पाउंड के लीडरशिप में, वो था फ्रेंड्स इमेजिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? क्या? इमेजिज्म। और फ्रेंड्स ये जो लिटरेरी मूवमेंट है फ्रेंड्स, इनको वास्तव में तो हमें जो डिटेल स्टडी है इनकी कर लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है एक्चुअल में। देखिए, एक एक चीज़ अगर एक्सप्लेन कराने लगे ढंग से तो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी के लिए कम से कम हमें 1 ईयर चाहिए। और फ्रेंड्स 1 ईयर ये बड़ा हेक्टिक जॉब है। अब 1 साल से क्या ये फ्रेंड्स 7 से 8 महीने हो गए मुझे भी लगातार चैनल पर मटेरियल देते हुए, एक लेक्चर डेली दे रहा हूँ, लेकिन अभी भी कोर्स नहीं निपट पा रहा है। तो समझ सकते हैं आप कितना लेंदी सिलेबस होता है। नाम बड़ा छोटा सा होता है, कहते हैं 4 ऑथर ही तो हैं टीजीटी में, कुछ और थोड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म्स के नाम पे, फिगर स्पीच के नाम पे, रिटोरिक के नाम पे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप कहाँ तक कहेंगे कि ये चीज़ है या नहीं है? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच राइटर एक्सप्रेसेस ऑलमोस्ट द ऑपोजिट मीनिंग टू व्हाट ही ऑस्टेंसिवली स्पीक्स? देखिए कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस जिसमें राइटर एक्सप्रेस करता है ऑपोजिट मीनिंग, क्या विरोधी बातें, और कैसे ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है एज अपीयर टू बी ट्रू, जो सत्य प्रतीत होती है। क्लियर फ्रेंड्स? कोई ऐसी बात जो सत्य प्रतीत होती है लेकिन ऑथर वहां क्या करता है, उसका ऑपोजिट मीनिंग वहां देता है। तो फ्रेंड्स वो क्या होती है? वो पैराडॉक्स हो सकती है, क्या कंसीटेड, आयरनी या अंडर स्टेटमेंट? सोचिए जरा क्या आंसर हो सकता है इसका। यानी एक ऐसी बात जो कैसी दिख रही है, जो अपीयर तो सत प्रतीत होती है, सत्य लगती है, लेकिन मीनिंग वहाँ ऑलमोस्ट उसका अपोजिट होता है। तो उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्रेंड्स आयरनी। अब आप कहेंगे आयरनी क्या होती है? तो फ्रेंड्स आयरनी तो वैसे हम जब फिगर स्पीच पढ़ाई है वहाँ डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है, तो यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कहूँगा आप डिटेल में एक बार उस लेक्चर को देख ले आयरनी को, तो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आयरनी, पैराडॉक्स, दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ा रखी हैं और उसमें कैसे अंतर करें ये भी क्लियरली आपको बता रखा है। अब ये आपके ऊपर है किस लेवल तक आप उन लेक्चर्स को देख पाते हैं या समझते हैं या लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो रिडिकुलस मिसयूज ऑफ वर्ड्स, मीन्स जो हास्यास्पद एक मिसयूज होता है वर्ड्स का, शब्दों का आपने मिसयूज कर दिया, और किस लेवल पे कर दिया? वो हास्यास्पद वे में कर दिया, हास्यास्पद तरीके से कर दिया। तो उस टर्म को हम कहते हैं मैलाप्रोपिज्म। और ये कहाँ से आया फ्रेंड्स? ये आया है मिसेस मैलाप्रोप, एक कैरेक्टर रहा है शेल्डन का, और शेल्डन के कौन से नॉवल में कैरेक्टर रहा है ये क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि देखिए फ्रेंड्स, जो शेल्डन है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब अगर इस लिटरेरी टर्म की अगर इस बात कर रहे हैं मैलाप्रोपिज्म की, तो वो तो सिलेबस में है, वो तो सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस का पार्ट है तो ये भी पूछा जा सकता है भाई ये टर्म किसने दिया। क्लियर? और यही बात हो रही है कि ये दो बातें हो गई। ये कॉइन तो क्या किसने किया फ्रेंड्स? यहाँ से हुआ मैलाप्रोपिज्म, मिसेस मैलाप्रोप से आया। कॉइन किसने कर दिया? शेल्डन ने कर दिया अपने नॉवल में। और अब उस नॉवल का नाम है फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं आपके, और वो नॉवल था फ्रेंड्स द राइवल्स। द राइवल्स में एक कैरेक्टर है मिसेस मालाप्रोप, तो मिसेस जो मालाप्रोप है, मालाप्रोप से ही ये टर्म आया है मैलाप्रोपिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। लैम्पून, अ क्रूड डिफेमेटरी सटायर यूजुअली अटैकिंग अ
लैम्पून क्या है फ्रेंड्स? एक क्रूड, डिफेमेटरी, निंदात्मक एक सटायर होता है, और जो अटैक करता है, किस पे अटैक करता है? एक रेस पे, जाति पे, किसी देश पे, किसी रिलीजन पे, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए लिखा जाता है। तो लैम्पून की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, लैम्पून जो एक अटैक होता है और वो किसी इंडिविजुअल पे अटैक होता है, किसी व्यक्ति पे अटैक करते हुए डिफेमेटरी सटायर जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं लैम्पून। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अ मिरेकल प्ले इज वन इन विच, एक मिरेकल प्ले फ्रेंड्स, मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले ये हमने ये भी पढ़े हैं फ्रेंड्स। जब आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई है मैंने, तब इन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ाया है। एक एक पॉइंट आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। क्या मिरेकल प्ले क्या है, मिस्ट्री प्ले क्या है। क्लियर? तो मिरेकल प्ले की बात कर रहे हैं, यहीं वहीं क्वेश्चन यहाँ आ गया। चलिए देख लेते हैं ज़रा क्या क्या कह रहा है। इम्प्रोबेबल एंड सेंसेशनल कैरेक्टर्स आर शोन, कि जिसमें सेंसेशनल कैरेक्टर्स होते हैं। सुपरनेचुरल थीम जिसकी होती है, कैरेक्टर्स आर डिस्प्लेड, सुपरनेचुरल थीम मिरेकल प्ले की। और सेक्रेड सब्जेक्ट होता है, जो सेक्रेड सब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेडिवल सेटअप होती है, और थीम्स आर डेल्ट विद, कि मेडिवल सेटअप में जिसकी थीम दी गई होती है। तो चलिए विचार कर लेते हैं ज़रा। इम्प्रोबेबल सेंसेशनल कैरेक्टर की कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं होते। सुपरनेचुरल थीम जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी नहीं होती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और फ्रेंड्स डेफिनेटली अब तीसरा जो पॉइंट है सेक्रेड सब्जेक्ट, अगर मिरेकल प्ले की बात करें तो ये इनका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फ्रेंड्स सेक्रेड। क्लियर? यानी पवित्र थीम इनकी होती है, उस पवित्र विचारधारा पे ये लिखे जाते हैं, जिसको आप कहते हैं मिरेकल प्ले। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोडी? मोनोडी क्या है बताइए। अगर मैं आपसे ही पूछ लूं मोनोडी क्या है, तो फ्रेंड्स मोनोडी की बात करते हैं तो एक मोनोडी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी लिखी है। चलिए नाम तो उसका आपको टेनिसन पढ़ते हुए ही पता लगेगा। अब टेनिसन की बात करें तो बात लेंदी हो जाएगी, बात दूर तक जाएगी। तो क्या होती है मोनोडी? एक पोयम होती है, और कैसी पोयम होती है? पोयम ऑफ मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। एक ऐसी पोयम होती है जो केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है। अ पोयम रिगार्डिंग प्रेज ऑफ वन इंडिविजुअल, कि एक ऐसी पोयम होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के प्रशंसा करता है। एक पोयम अबाउट वन सेल्फ, एक पोयम जो खुद के बारे में लिखी जाती है। वंस ऑन थॉट्स एंड आइडियाज़, जिसमें पोएट अपनी विचारधारा ही, अपने आइडियाज़, अपनी थॉट को ही बताता है। या अ पोयम रिटन विद सिंगुलर मैट्रिक पैटर्न, जैसे सिंगुलर मैट्रिक पैटर्न पे पोयम लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए चार ऑप्शन में अगर हम बात करें, एक ये ऐसी पोयम होती है मोनोडी जो बताती है मॉर्निंग को, यानी विलाप को, विलाप करते हुए ऑथर लिखता है। और स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। देखिए मोनो, मोनो का मतलब आ गया वन, तो वन पर्सन, वन पर्सन के द्वारा बोली जाती है, और मॉर्निंग पोएम ये होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ आंसर इसका आपका बी ना होके क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि बी में प्रेज कह रहा, प्रेज नहीं है, वन सेल्फ नहीं है, और सिंगुलर मैट्रिक पैटर्न नहीं है। तीनों आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है। ए वाला आंसर आपका ओके हो गया मोनोडी को लेकर। चलिए फ्रेंड्स, लिमरिक इज ए स्पेशल ऑफन रिबार्ड, और लिमरिक की बात बताई है फ्रेंड्स। जब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक लेक्चर था हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेके, वहाँ लिमरिक भी हमने डिस्कस किया था। बहुत डिटेल तो लिमरिक को नहीं पढ़ा था हमने। तो लिमरिक क्या है कि स्पेशल ऑफन रिबार्ड, और रिबार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? रिबार्ड होता है रेफरिंग सेक्सुअल मैटर इन एन अम्यूजिंग रूड वे में। जब ऑथर एक सेक्सुअल मैटर को बताता है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो कहीं ना कहीं वो लिमरिक होता है।
स्पीसीज ऑफ लाइट वर्स फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय। एक लाइट वर्स, एक हल्का फुल्का ये छंद होता है लिमरिक, हल्की फुल्की कविता होती है लिमरिक। तो इस लिमरिक में क्या होता है, इसका सब्जेक्ट तो फ्रेंड सेक्सुअल मैटर हो गया और एक रूड वे में हो गया। और लिमरिक की बात करें तो इसको पॉपुलर जो किया फ्रेंड्स, वो पॉपुलर किया था एडवर्ड लीयर ने। ये जो सेकंड नाम आपको दिख रहा है एडवर्ड लीयर ने इस लिमरिक जो थी पोएम, इसको बड़ा पॉपुलर किया था। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय एमिली जोला एंड अदर फ्रेंच राइटर्स टू डिस्टिंग्विश देयर मेथड्स फ्रॉम द रियलिज्म ऑफ बाल्ज़ेक एंड फ्लूबर्ट। अब देखिए कि रियलिज्म था, विचारधारा क्या थी रियलिज्म की, और उस विचारधारा से जो दूसरा राइटर था एमिली जोला और बाकी फ्रेंच राइटर्स ने अपने मेथड को, अपनी विचारधारा को इस विचारधारा से, इस रियलिज्म से अलग कर लिया। तो वो जो रियलिज्म से अलग कर लिया, तो वो टर्म यहाँ इन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया और वो नया टर्म था फ्रेंड्स नेचुरलिज्म। ये वाला नेचुरलिज्म, क्लियर। अब डिटेल में फ्रेंड्स अगर बात करें तो डिटेल तो नेचुरलिज्म की हम नहीं यहाँ डिस्कस कर पाएंगे फ़िलहाल एमसीक्यू सीरीज़ में, लेकिन आंसर तो एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, क्योंकि नेचुरलिज्म को अगर एक्सप्लेन करने लगे तो एक लेक्चर उसी पे चला जाएगा पूरा फ्रेंड्स, 35-40 मिनट का। हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की अगर बात हो रही है तो आप टर्म भी समझ गए होंगे ये किसने दिए, क्योंकि ये तो ऑथर आपके सिलेबस में है पीजीटी के, और डेफिनेटली ये जो टर्म है ये किसने दिया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये दिया टीएस इलियट ने। क्लियर फ्रेंड्स, इलियट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोनों को ही डिस्कस भी करते चलेंगे। टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ए पोएम, ऑन्टोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकल कहते हैं फ्रेंड्स, एक वर्ड आता है सत्ता मीमांसा, सत्ता मीमांसा। तो बस जो सत्ता मीमांसा है वो ऑन्टोलॉजिकल होता है, ऑन्टोलॉजी होती है सत्ता मीमांसा। और सत्ता मीमांसा क्या है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जिस्टेंस की कोई चीज़ जो अस्तित्व में है, उस अस्तित्व में कोई चीज़ है तो उसकी अस्तित्व को कहते हैं देखिए सत्ता, और उस सत्ता की जो मेटाफिजिकल स्टडी होती है उसको आप कह देते हैं ऑन्टोलॉजिकल स्टडी। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये टर्म आपको क्लियर हो गया ऑन्टोलॉजिकल क्या मीनिंग है इस वर्ड का। तो ऑन्टोलॉजिकल जो क्रिटिसिज्म है क्या कह रहा है, टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ पोएम, ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। तो ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की अगर बात कर रहे हैं पोएम की, तो पुट्स एम्फेसिस ऑन, तो ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म में यानी जो सत्ता मीमांसा का क्रिटिसिज्म है उसमें किस चीज़ पे जोर दिया जाता है फ्रेंड्स, वो टेक्सचर पे दिया जाता है, स्ट्रक्चर पे दिया जाता है, नरेटर पे दिया जाता है, या ए और बी टेक्सचर और नरेटर दोनों पे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर किसी भी पोएम की ऑन्टोलॉजिकल स्टडी होती है, सत्ता मीमांसा को लेकर अगर उसकी स्टडी होती है, तो टेक्सचर और स्ट्रक्चर ये दोनों फैक्ट ऐसे हैं, ये दोनों जो पॉइंट हैं इन दोनों को हम स्टडी करते हैं, टेक्सचर को भी और उसके स्ट्रक्चर को भी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पैनीगायरिक इज ए फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन। एक ये फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन ये होता है, और किसका होता है फ्रेंड्स, डिराइडिंग अ पर्सन, एक पर्सन की प्रशंसा करते हुए, लाउडिंग ए पर्सन, लमेंटिंग द डेथ ऑफ ए पर्सन, या सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ ए पर्सन। तो पैनीगायरिक किसके लिए लिखा जाता है, अब बात ये कह रहा है कि किसके लिए होता है, किसकी फॉर्मल राइटिंग ये होती है पैनीगायरिक। तो फ्रेंड्स पैनीगायरिक की बात करें तो इसको आप कहते हैं एक ऐसी